Hello guys, welcome to my channel Line to Line Education. I am Shivi and today जो चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। इसमें पहले हम टॉपिक का मतलब समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है टॉपिक। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। अब भाई ये कहना चाह रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सपोज अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड का हमें मतलब समझना है तो सबसे पहले हम लोग इस वर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं लाइक बिटवीन माइक्रो एंड ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो और ऑर्गेनिज्म के दोनों वर्ड्स की हम पहले डेफिनेशन जानते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है माइक्रो की और ऑर्गेनिजम्स की। सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स जानेंगे हम लोग कि ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन होती है जो लिविंग होते हैं, द वन विच आर लिविंग, एंड माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, like you can see say very small, which you can't see from your naked eyes, right? So this is the meaning of micro and organisms. Now collectively अगर हम बोलें तो हम बोल सकते हैं, अगर कलेक्टिवली हम लोग बोलें तो हम बोल सकते हैं स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, राइट? तो वी कैन से इट स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। अब ये बोला कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी कि जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे फ्रेंड होते हैं या हमारे फो होते हैं, दुश्मन होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं या हमारे दुश्मन होते हैं। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के एनालिसिस पे बोल रहा है कि शायद वो हमारे फ्रेंड हो सकते हैं या शायद वो हमारे दुश्मन हो सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। ओके, सो हमने कई बार देखा होगा कि हमें हर तरफ किसी ना किसी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स या प्लांट्स दिखते हैं। द सपोज इधर हमने रोज़ देखा या इधर हमने डॉग देख लिया, कैट देख लिया, या एक बड़ा ऑर्गेनिज्म देख लिया कोई। तो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इन्हीं प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम कभी कभार नहीं भी देख पाते, और वो जो जिन्हें हम नहीं देख पाते वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कह सकते हैं माइक्रोब्स, ठीक है। ओके, सो मूविंग फर्दर, for example, you might have observed that during the rainy season moist bed gets spoiled and its surface get covered with greenish white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black structures. Do you know what these structures and where do these come from? अच्छा, ये कह रहा है कि हमने कई बार देखा होगा कि हम जब रेनी सीजन में कोई ब्रेड खुला छोड़ देते हैं तो इनमें क्या होता है कि ना ब्रेड हैज़ अ ग्रीनिश कोटिंग विद ऑन इट, राइट? सो ग्रीनिश वाइटिश कोटिंग, और बहुत गंदा सा लगता है। हम कहते हैं भाई इस पर फंगस चढ़ गई, इसे फेंक दो, राइट? सो क्या होता है कि उस पर हम अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तो हम देखेंगे कुछ ब्लैक टाइनी स्पोर्स हमारे उस पर कलेक्ट हो रहे हैं। अब ये सारे फोर्स आते कहाँ से हैं? तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ हियर इज द एक्टिविटी गिवन, एक्टिविटी 2.1। हाँ, तो ये एक्टिविटी कह रही है कि हमें कुछ मॉइस्ट सॉइल अपने पास लेनी है, थोड़ी सी गीली मिट्टी हमें अपने पास, सॉइल बेसिकली लेनी है थोड़ी सी गीली, और उसमें हमें पानी डालना है, राइट? लेकिन पानी जो होना चाहिए वो आपका थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज दैट इज रिटन इन दिस एक्टिविटी। क्यों है हम बाद में समझेंगे। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन इन द सेंस मीन्स कि सपोज दिस इज द बीकर एंड हियर यू हैव द सैंड। तो जो पानी से होगा वो पानी से सैंड नीचे नीचे सेटल हो जाएगी, राइट? नीचे नीचे सेटल होने पे क्या होगा कि जो ऊपर पानी है थोड़ा ऊपर आ जाएगा, राइट? दैट्स वाई वी टुक मोर वाटर, राइट? एंड जब हम उस वाटर को लेंगे हम क्या देखेंगे दैट देयर आर सर्टेन बिल्कुल स्मॉल पोर्स हैं पानी में। सपोज देयर इज अ ड्रॉप ऑफ वाटर, in that drop of water we see certain spores which are so small that we can't see them without much magnification, right? So that is the thing right now. अब वो activities वो जो spores हैं वो क्या हैं? Those are microorganisms.
अच्छा, ये 2.2 एक्टिविटी दे रखी है, इसको पढ़ लेते हैं. टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड एंड स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप. अगेन द थिंग इज दैट कि यू हैव टू टेक अ ग्लास स्लाइड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ ग्लास स्लाइड? ग्लास स्लाइड होती है जैसे आप कहीं मैग्नीफाइंग ग्लास से कुछ चीज़ टेस्ट करते हो, जो चीज़ आप टेस्ट कर रहे हो वो एक स्लाइड पर रखी जाती है. सपोज दिस इज़ द पॉन्ड के वाटर की ड्रॉप, ये मैंने ग्लास स्लाइड के बीच में रख दी, एंड this is the glass slide, right? So okay, and when you keep it and when you see it by a microscope you will find that there are certain बहुत छोटे छोटे मैग्नीफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें हैं. ठीक है, बहुत छोटे छोटे, यू कांट इवन जस्ट सी विद योर नेकेड आइज, राइट? दैट्स द थिंग. ओके, और अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. राइट, सो लेट्स कम टू द टॉपिक. क्या कह रहा है? दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट water and soil are full of tiny organisms. That's what I told you, right? So though not all of them fall into the category of microbes, but these microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye, right? Some of the these such as the fungus that grows on your moist bread that we read in this activity, right? So this one as a given as example, right? So this one, right, that is fungus. I said ना, हम बोलते हैं लाइक फंगस चढ़ गई है ब्रेड पे, ब्रेड फेंक दो, फंगस चढ़ गई है. ठीक है, ओके. मूविंग अहेड, can be seen with a magnifying glass. Yes, the fungus that you have is can be seen with a magnifying glass, जो हम घर पर होता है बेसिकली, यू नो. मैग्नीफाइंग ग्लास हम ईजिली दुकान पर मिल जाता है, बट माइक्रोस्कोप इज सच अ बिग थिंग, राइट? सो वो बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइड थिंग्स को देखने के लिए यूज़ होता है. Others cannot be seen with the microscope, right? So there is a big difference in magnified glass और microscope. ठीक है, बहुत डिफरेंस होता है मैग्नीफाइंग ग्लास एंड अ माइक्रोस्कोप. मैग्नीफाइंग ग्लास इज सच अ बिग स्ट्रक्चर टू सी, और जैसे में ग्लास स्लाइड हम लोग लगाते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में भी लगा सकते हैं, बट उसमें इतनी ज़रूरत होती नहीं है, राइट? सो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो हमारा इतना सिस्टमैटिक नहीं होता है, वाइल माइक्रोस्कोप इज़ अ वेरी सिस्टमैटिक थिंग. ओके, मूविंग अहेड. That is why these spores are known as microorganisms or microbes. Okay, moving ahead. Microorganisms are classified into 4 major groups. अब 4 मेजर ग्रुप्स में हम microorganisms को क्लासीफाई करते हैं. These are bacteria, fungi, whatever you say it, algae, protozoan and algae. Now some of the microorganisms are shown in figure 2.1 to 2.4. Okay, let's see the figures. Okay, first read it out and then we'll see the figure. Okay, now viruses are also microscopic but are different from other microorganisms. They however reproduce only inside the cell of host organism, which may be a bacterium, plant or animal. Some of the viruses are shown in figure 2.5. Common elements like cold, flu, influenza and most coughs are caused by viruses. Serious diseases like polio and chicken pox are caused by viruses. ओके, डिजीज लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया प्रोटोजोआ कॉज करता है, राइट? और टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज बाय बैक्टीरियाज. ओके, अब समझो वायरसेस का कॉन्सेप्ट. वायरसेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वाइड है तो आपको समझना पड़ेगा. क्या होता है वायरस में? सपोज दिस इज अ वायरस, सपोज दिस वी ऑर्गेनिज्म इज अ वायरस, दिस इज आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी. क्या होता है कि दिस इज आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी. नाउ at this time when this is outside the human body, this is non-living, right? This is non-living, but when it comes in the contact of the human body, ये चल के नहीं जाता है, जब हम इसके पास चल के देते हैं, राइट? क्या होता है कि वायरस अपनी जगह पर स्टेबल नहीं होता है जब वो बाहर होता है, बट जब वो ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाता है, राइट? सो जब वो ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाता है, सपोज दिस इज़ अ ह्यूमन बॉडी. ओके, माई ड्राइंग इज़ नॉट सच गुड. सो दिस इज़ अ ह्यूमन बॉडी. जब इसके अंदर वायरस आ जाएगा
तो ये वायरस लिविंग हो जाएगा। सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है कि जब वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगा तो वायरस लिविंग हो जाएगा, बट जब वो बाहर होगा तो वो नॉन लिविंग होगा, और जब वो अंदर जाएगा तो वो अपनी बॉडीज रिप्रोड्यूस स्टार्ट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, फिर वो इतना फैल जाएगा ह्यूमन की बॉडी में दैट इट विल कॉज इट्स इफेक्ट। ओके, अब हमारे सपोज एक कोरोना वायरस का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो ह्यूमन बॉडी में भी वो रिप्रोड्यूस करता है, आफ्टर दैट इट स्प्रेड इनटू द ह्यूमन बॉडी, राइट। ओके, और जो वायरल डिजीजेज होते हैं उनका स्पैन लॉन्गर होता है और वो बहुत मुश्किल होते हैं प्रिवेंट करने, ये आप जान लो, राइट। और मोस्टली एयर से ही कॉज होता है, मोस्टली क्या, डेफिनेटली एयर से ही फैलता है वायरल डिजीज़, क्योंकि वायरसेस आर डेफिनेटली प्रेजेंट इन एयर। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अच्छा, वायरस के अलावा यहाँ पर हमें प्रोटोजोआ के, बैक्टीरियाज के भी डिजीज़ दे हुए हैं। लाइक प्रोटोजोआ हमें डायसेंट्री और मलेरिया कॉज करता है, और बैक्टीरिया हमें टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है, ठीक है। अच्छा, हम देख रहे थे ना कि हमारे पास बैक्टीरिया की, प्रोटोजोआ की इमेज आएगी तो हम अब वो देखेंगे। ओके, दीज आर सम बैक्टीरियाज, राइट। ओके, एंड दीज आर सम एल्गाई, क्लाइमोडोमोनास एंड स्पाइरोगाइडा, ठीक है। और दीज आर सम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ तो हमने सुना ही होगा, राइट। अमीबा हमने पढ़ा है कितनी बार, पैरामीशियम पढ़ा है, स्पाइरोगाइडा पढ़ा है विच इज़ एन एल्गाई, क्लाइमोडोमोनास भी पढ़ा है बट वो थोड़ी कम टाइम पे पढ़ा है। ओके, मूविंग फर्दर, हियर वी हैव सम फंजाइज। फंजाई में हमने क्या देखा है, ब्रेड मोल्ड, जो आपके ब्रेड के ऊपर मॉइस्ट ब्रेड पे कलेक्ट हो गया था। पेनिसिलियम, जिसको अगर मैं बताऊं तो जिसको लेकर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपकी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई थी, सॉरी आई सेड वैक्सीन, इस एंटीबायोटिक बनाई थी, वो था आपका पेनिसिलियम। और दिस इज एस्परजिलस, द थर्ड वन इज एस्परजिलस, राइट। सो इसमें भी आप पढ़ोगे, इसके बारे में भी बहुत एक बहुत वाइड टॉपिक है इन चीज़ों का। नेक्स्ट भी हमने देखा था, वायरस की इमेज दे रखी थी। नाउ ये वायरस थोड़ा स्पेशल है, राइट। हमें अपनी नॉलेज में पता है कि वायरसेस सिर्फ ह्यूमंस को कॉज करता है, लाइक दिस वायरस ओनली कॉज एनिमल्स बेसिकली, बट दिस वायरस विच इज़ ऑन द ब्लो साइड, right below, just causes the bacterias. Okay, this virus is just causes the bacteria and known as the bacteriophage. इसका नाम याद करना पड़ेगा, bacteriophage, which is a very important virus. Okay, it just causes bacteria, right? So moving ahead, अब भाई हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में इतना पढ़ लिया, हमने ये तो पढ़ा ही नहीं कि वो रहते कहाँ हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ कि वो हर जगह है। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड फ्रॉम हॉट स्प्रिंग टू डेजर्ट एंड मार्शी लैंड्स। दे आर ऑल्सो फाइंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। ओके, सो हमने देखा कि ये सब जगह रहते हैं, चाहे तुम कितनी भी ठंडी जगह से लेकर तुम कितनी भी गर्म जगह तक जाओ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जगह रहते हैं। हमारे अंदर रहते हैं, आई वुड से कि इनसाइड द ह्यूमन बॉडी दे लिव्स। एंड क्या होता है कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अदर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर ग्रो होते हैं, और कुछ फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, कोई किसी की उस पर डिपेंड नहीं होता, कुछ फ्रीली होते हैं, कुछ थोड़े से डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज बट सम आर हार्मफुल। अच्छा, टॉपिक को अभी इस मोमेंट पे याद करें तो हमारा टॉपिक था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक था उसमें था कि भाई फ्रेंड भी हैं और दुश्मन भी हैं, राइट, फो भी हैं हमारे। तो क्यों हैं? क्योंकि in some ways microorganisms are beneficial to us while in some ways they are kind of harmful to us. Let us study about them in detail. Okay, friendly microorganisms,
ओके, इसमें क्या होगा कि मैं आपको पूरा इसको पढ़ेंगे नहीं हम, मैं पूरा आपको समझा दूंगी, ठीक है। क्या होगा इसमें कि अच्छा, इसमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे बहुत सारी चीज़ों में, कुकिंग से लेकर हमारी दवाइयों या हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जब अपना वी मेक सम कर्ड ब्रेड और केक whatever, टू मेक देम यू नो make them fulled, we have वी हैव टू यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सपोज कर्ड है आपकी, तो जब रात को आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी या आप कोई भी अपनी दूध को थोड़ा ठंडा करके रख देते हैं थोड़ी सी दही डालकर उसमें, तो क्या होता है वो जो थोड़ी सी हम लोगों ने दही डाली होती है, उसका जो बैक्टीरिया है अंदर का, वो उस पूरी दही में रिप्रोड्यूस करके उस पूरे दूध को दही बना देता है। एंड एट लास्ट इन द मॉर्निंग वी गेट dahi. Okay, so what happened that in that bacteria from dahi which is known as lactobacillus, नाम याद कर लो, lactobacillus। हम ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे जिन्हें थोड़े दूध की प्रॉब्लम होती है या दही से प्रॉब्लम होती है, वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट बाय लैक्टोबैसिलस। ओके, तो आप इस बैक्टीरिया का नाम कर लो याद, लैक्टोबैसिलस। तो उसको भी कर्ड में दूध से कर्ड बनाने में हमारा वो लगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़। ब्रेड को फुलाने में ईस्ट का यूज़ होता है, वाइल इन द सेम टाइम केक को भी बनाने में ईस्ट का यूज़ होता है। ओके, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे अल्कोहल में भी यूज़ होता है। अब कैसे यूज़ होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। फर्मेंटेशन मैं बता दूँ आपको प्रोसेस होती है, वो कैसे यूज़ होगी उसकी डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे आगे। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने सब्जी के छिलके लिए या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लिया और उसके बाद उसको आपने सॉइल में वो कर दिया, और उसके बाद फिर आप जब देखेंगे तो क्या होगा कि वो पूरा एक कंपोस्ट बन चुका होगा। क्यों बन चुका होगा? क्योंकि बैक्टीरिया ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उस पर अपना वो करा, अफेक्ट करा, जिससे वो रिएक्शन से अपना कंपोस्ट बन गया। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी सॉइल फर्टिलिटी में भी यूज़ होते हैं। अब कैसे यूज़ होते हैं वो सॉइल फर्टिलिटी में कि वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। हमने पढ़ा था राइजोबियम के बारे में, कितने सारे बैक्टीरियाज हमने, कितने सारे नहीं बट कुछ बैक्टीरियाज के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे देयर आर मैनी टू विच फिक्सेस नाइट्रोजन इन द सॉइल टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। अच्छा, ओके, पहेली कह रही है यहाँ पर कि हमने देखा था कि उसकी मम्मी जो करती है काम वो है कि वो कर्ड और ब्रेड, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन मेकिंग कर्ड और ब्रेड। ओके, तो पहेली हो रही है कि उसकी मम्मी रात को दूध रखती है और थोड़ी सी दही मिलाकर, और उसके बाद warm milk. Okay, she mixes a little bit of curd to warm milk to set curd for the next day. I wonder why. She wonder why. Now the reason I told you कि lactobacillus act करता है उस पे. Okay, now curd का हमने देख लिया, but bread, what is bread? ब्रेड में क्या होता है? ब्रेड में ईस्ट यूज होता है। अब सपोज हमने मैदा रखी ब्रेड की, या आटे वाले ब्रेड होंगे या मैदा वाली ब्रेड होंगी, whatever, then you add a little bit yeast powder to the dough or yeast solution to the dough, and after some time you see the dough is like raised. डो इज़ रेज्ड एट द सेम टाइम। जब हम लोग भटूरे बनाने के लिए मैदा को मिक्स करते हैं तो वी पुट अ लिटिल बिट ऑफ what is known as yeast powder and then knead it to a soft dough, and what we get at last, a full raised dough. Okay, raised मैदा डो। अभी क्यों हो रहा है, क्यों रेज्ड हो रहा है हमारा डो रेज इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें हम ईस्ट जो है वो रिप्रोड्यूस कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बबल्स फॉर्म हो रहे हैं विच फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। Okay, this is the basis of use of yeast in baking industry and for making bread, pastries and cakes. Okay, moving ahead for the next topic. Okay, तो हमने अभी पढ़ा कि
कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने अभी पढ़ा जस्ट अभी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एल्कोहल में यूज होते हैं, ठीक है। एंड दैट इज नोन एज, जब एल्कोहल और वाइन का या कुछ कमर्शियल यूज होता है तो उसे हम वो बोलते हैं कमर्शियली यूजिंग बोलते हैं उसे, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हम जब उसमें अल्कोहल बनाते हैं तो क्या होता है कि हम उसके लिए ईस्ट यूज करते हैं। कैसे? लेट्स रीड द पैराग्राफ अ बिट। Microorganisms are used for large scale of production of alcohol, wine, and acetic acid, that is vinegar. Yeast is also used as a commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugar present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices, ठीक है। ईस्ट कहाँ ग्रो करी जाती है? बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस, ठीक है। नेचुरल शुगर्स जो होती हैं हमारी, ठीक है। अब इसमें हमारा अल्कोहल बन रहा है 2.4 एक्टिविटी में। कैसे बन रहा है कि एक 500 ml वाला बीकर लिया जिसमें 3/4 ऑफ वाटर डाला, 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर डाली और उसके बाद में हमने उसमें ईस्ट डाल दी। कितनी? ओके, ईस्ट डाल दी, अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, मुझे भी नहीं पता। हाफ अ स्पून, ओके, हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर। नाउ कीप इट कवर फॉर 4-5 आवर्स। क्या होगा? तब एल्कोहल बन जाएगा। क्यों बनेगा? स्मेल ऑफ शुगर एंड वाटर हैव बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट, ठीक है। और इस प्रोसेस को किसने डिस्कवर करा था? लुईस पास्चर ने, लुई पास्चर, ओके। एंड दिस इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो ये भी याद कर लो कि 1857 में लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन डिस्कवर करा था। और क्या होता है फर्मेंटेशन में? शुगर सोल्यूशन इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट, ठीक है। मूविंग अहेड। अच्छा, हमने ईस्ट के यूज़ देख लिए थोड़े खाने वाने में या कमर्शियल यूज़ में। अब मेडिकल यूज़, मैंने बोला था ना, खाने से लेकर आपकी मेडिसिन या आपके एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ईस्ट यूज़ होता, आई मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे मेडिकल यूज़, मेडिसिनल यूज़ क्या होता है ईस्ट का, व्हाट आई एम सेइंग, ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब मेडिकल यूज़ में, मेडिकल यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। क्यों होता है वो? टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ अ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। तो दैट इज नोन एज एंटीबायोटिक्स, ओके। आजकल के ज़माने में एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नए नए डिजीज़ेस आ रहे हैं। आप देखें तो वैक्सीन के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हर वैक्सीन के बाद होते हैं, आई वुड से, एंड दीज आर सर्टेन नॉर्मल थिंग्स दैट वुड हैपन टू यू इफ़ यू apply the vaccine. So you have some mild fever and some rashness or a little bit of cough, okay, that may happen to you after vaccine. तो इन चीज़ों को बचाने के लिए अगर आपका हल्का सा पेट दर्द हो गया या एसिडिटी हो गई या आपका सिर दर्द हो गया, एंड इवन फॉर सम बिग डिजीज एज वेल, आपकी एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं। सो मैं आपको एक नोट बता दूं कि आपके वायरल डिजीज़ के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं यूज़ हो सकती, ठीक है। दैट्स अ नोट, ओके। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आपकी कुछ एंटीबायोटिक्स का नाम है, कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स। अच्छा, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक एक्सीडेंटली, मैंने बताया था कितनी डिस्कवरियाँ हुई हैं। क्या हुआ था कि ओके, जस्ट वेट अ मिनट, ओके, उन्होंने 1929 में was working on a culture of disease causing bacteria. Suddenly he found that a spores of little green mold on his culture plate. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of the bacteria. From this mold, penicillin was prepared, okay, which are made from fungi and bacteria, right? So ठीक है,
The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms to cure variety of diseases. ठीक है, ओके, माइक्रोऑर्गेनिजम्स कुछ ग्रो करे जाते हैं सेवरल टाइप्स के टू मेक अ एंटीबायोटिक विच क्योर्स दैट डिजीज. ओके, antibiotics are even mixed with the poultry feed livestocks of poultry to check microbial infection in animals. अच्छा, अगर आप एनिमल्स को वैसे दवाई खिलाओगे तो दे मे नॉट कंज्यूम इट, राइट. सो क्या करते हैं कि उनके खाने में ही हम लोग दवाई मिला देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि उनकी हेल्थ में अगर कुछ है तो हम लोग उन्हें ठीक कर सकते हैं, राइट. अच्छा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन दिया हुआ है यहाँ पर, अगर आप उसको ध्यान से पढ़े तो बहुत बढ़िया है, बिकॉज इट मे कम इन योर एग्जाम कि आपको प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए. ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, that it is very important to remember that antibiotics should be taken on an advice of qualified doctor. ना कुछ क्या होता है कि यार हमें थोड़ा बहुत सिर में दर्द हो गया और तब तो हमने खा ली, चलो कोई भी दवाई खा ली, फॉर एग्जाम्पल क्रोसिन खा ली हमने, ठीक है, और उसके बाद फिर वो 2-3 दिन तक रहता है भी कि टेकिंग क्रोसिन क्या हो जाता है कि बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है. क्यों? क्योंकि आप एक ही चीज़ को बार बार ले जा रहे हो, जिससे आपकी बॉडी समझ नहीं पा रही है कि व्हाट इट डू, राइट. सो आपको हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर के एडवाइस से हमेशा कोई दवाई लेनी चाहिए, और एज प्रिकॉशन से पूछना चाहिए डॉक्टर से कि आप एज से दे रहे हो, आप ज़्यादा हाई दवाई ना दो जब तक आपका डिजीज़ ज़्यादा हाई ना हो, ठीक है. ऑल्सो यू मस्ट कम्प्लीट द कोर्स ऑफ प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर. क्या करते हैं हम लोग, 1-2 दिन दवाई खा ली, उसके बाद भूल जाते हैं, या क्या करते हैं हम दवाई फेंक देते हैं बिकॉज वी डोंट लाइक इट. बट जब आपको बीमारी है दैन यू हैव टू टेक मेडिसिन, राइट. सो इफ़ यू take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might it need it in future, ठीक है. Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the good bacteria. That's a very important point कि अगर आप फालतू में ही कोई एंटीबायोटिक ले लेंगे तो आपकी बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया हैं वो भी मर जाएंगे, ठीक है. एंटीबायोटिक्स हाउएवर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल डिजीजेज एज दे आर कॉज्ड बाय वायरसेस. अच्छा, अब इधर दे रखा है कि हमने एंटीबायोटिक से अपना प्रोटोजोबल या बैक्टीरियल डिजीज़ ठीक कर लिए. अब वायरल डिजीज़ कैसे ठीक होंगे? वैक्सीन से ठीक होंगे. ओके, अब आपने ये चीज़ नोट करी होगी कि कोरोना वायरस के लिए अगर हमें दवाई बनानी होती तो हम एंटीबायोटिक क्यों नहीं बना लेते, हमने वैक्सीन ही क्यों बनाई? देयर इज़ अ रीज़न, राइट. सो वाई आर चिल्ड्रन इन्फेक्ट गिवन वैक्सीनेशन, ये पहली पूछ रही है सवाल, तो हमें इसका अभी आंसर पता चल जाएगा. दो आई एम टेलिंग यू द आंसर नाउ. दैट क्या होता है कि पोलियो से बचाने के लिए चिल्ड्रन और इन्फेंट्स को आपको वैक्सीन देनी पड़ती है, टीका जिसे हम बोलते हैं, राइट. सो उसमें क्या होता है कि यू हैव टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ surety to the body that the body is able to kill those microorganisms when they come in future. Okay, क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ फॉर्म होती हैं बॉडी में जब आप उनको वैक्सीन देते हो. क्यों वो फॉर्म होती है? क्योंकि जो आप वैक्सीन देते हो उसमें आपका हल्का हल्का सेफ गार्डिंग भी होता है, और उसमें हल्का हल्का वीक डिजीज़ कॉजिंग थोड़ा दिया जाता है कि वीक माइक्रोऑर्गेनिजम्स दिए जाते हैं, जिससे आपकी बॉडी उन्हें किल करने के लिए रेडी हो जाती है. तो दैट क्या होगा कि जब आप फ्यूचर में उस दवाई को लेंगे तो फ्यूचर में आपको वो डिजीज़ होगा तो आपकी बॉडी फुली प्रिपेयर्ड होगी उससे लड़ने के लिए, ठीक है. एक बार पढ़ लेते हैं इसको. व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स अ बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर. इन्वेडर इज द डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म. The body also remembers how to find the microbe if it enters again. If dead or weakened microbes are introduced to a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease-causing microbes forever. This is how a vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by
वैक्सीनेशन। सो हमने देखा कि भाई मैंने ये पूरा पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जब आप थोड़े वीकेंड माइक्रोस्कोप या मरे हुए माइक्रोब डालते हो हेल्दी बॉडी में, तो बॉडी सीख जाती है कि हाँ भाई अब इसको ऐसे प्रिवेंट करना है, और वो फ्यूचर में रेडी रहती है कि कभी भी आपको दोबारा कॉज करे वो डिजीज़ तो वो लड़ सके। ठीक है। और हमारे हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स जैसे डिजीजेस वैक्सीनेशन से प्रिवेंट हो सकता है। अब इधर क्या दे रखा है, इधर एक और डिस्कवरी दे रखी है कि एडवर्ड जेनर ने पहली डिस्कवरी करी थी वैक्सीन की, स्मॉल पॉक्स। इसकी बहुत बड़ी चाइल्डहुड स्टोरी है। अगर आप उस स्टोरी को जानना चाहते हैं तो आप उस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, वो पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। ओके। और हमें इधर पोलियो की बात करी गई है कि हमें बचपन में दो आंटियाँ या अंकल आते थे एंड दे यूज टू जस्ट give us a certain दवाई एंड then they mark our finger and then क्या होता था कि वो चीज़ जो होती थी वो हमें पोलियो से बचाने के लिए होती थी। और आप देखेंगे कि आजकल पोलियो प्रोग्राम्स बहुत से हो रहे हैं, जैसे पल्स पोलियो प्रोग्राम एंड पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन टू चाइल्ड एक्चुअली आ वैक्सीन। जो ड्रॉप्स आपको दी जाती हैं वो वैक्सीन होती है। तो मैं आपसे बहुत बड़ी बात कहूँगी कि अगर आप छोटे हैं, आपका भाई या बहन कोई छोटा है, उनको पोलियो की ड्रॉप्स ज़रूर दिलवाएं। दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीन्स आर मेड फ्रॉम अ लार्ज स्केल टू फ्रॉम ओके। आजकल के ज़माने में बहुत सारी वैक्सीन्स बनती हैं टू क्योर फ्रॉम सेवरल डिजीज। ओके गाइस, आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगी क्योंकि आज के लिए इतना ही पार्ट 1 में। और वीडियो बड़ी हो जाएगी ज़्यादा, इसलिए मैं दूसरा पार्ट बनाऊँगी। तो लेट्स मूव टू द conclusion of this video, that you should have to revise it whatever we have studied, and if you have any doubts you can ask in the comment section. Share the video, like the video, and comment if you have any problems or you have to just give any feedback. Subscribe to my channel if you want to, and press the bell icon so that you get all the notification when I post my video. Thank you.